नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की कितनी सैलरी होती है? शायद सालाना करीब 12 लाख यानी महीने के करीब 1 लाख रुपए। क्या इतनी कमाई में कोई पटना से लेकर हरियाणा तक अकूत संपत्ति बना सकता है? जाहिर तौर पर आपका जवाब भी ना में होगा, लेकिन बिहार के एक डीएसपी ने काली कमाई के जोर पर ऐसा किया है। यह हम नहीं बल्कि आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में बात सामने आई है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। छापेमारी की ये 3 तस्वीरें निलंबित डीएसपी पंकज रावत के 3 ठिकानों की हैं। बालू माफिया से 60 गांठ के आरोप में आर्थिक अपराध शाखा ने निलंबित डीएसपी पंकज रावत के 3 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। पहली 2 तस्वीरें पटना के नासरीगंज और श्री कृष्णपुरी की हैं, जबकि तीसरी तस्वीर सस्पेंडेड डीएसपी के गांव बिहार शरीफ के मियां बिघा गांव की है। मतलब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना समेत एक साथ 3 ठिकानों पर शिकंजा कसा। सड़क के बाईं तरफ ये एक कम्युनिटी हॉल है, रावत उत्सव मंडपम लिखा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ईओयू के सूत्रों की माने तो ये भी डीएसपी का जो डीए प्रॉपर्टी का मामला है उसी से रिलेटेड ये बिल्डिंग भी है। और इन दोनों बिल्डिंग्स की छानबीन फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई की अब तक की जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक डीएसपी ने पत्नी और परिजनों के नाम पर अकुत संपत्ति अर्जित की। दीघा बागीचा में आवासीय भूखंड, कृष्णापुरी में आवासीय फ्लैट, दानापुर सगुना मोड़ के शताब्दी मॉल में 2 दुकानें, फरीदाबाद हरियाणा में फ्लैट के साक्ष्य मिले हैं। जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कागजात जब्त किए हैं उसके अनुसार पटना के दीघा बागीचा में आवासीय भूखंड, श्री कृष्णापुरी में एक आवासीय फ्लैट, साथ ही दानापुर सगुना मोड़ के शताब्दी मॉल में 2 दुकान और इसके अलावा फरीदाबाद हरियाणा में फ्लैट खरीदने से संबंधित साक्ष्य पाए गए हैं। सस्पेंड किए जाने से पहले पंकज रावत आरा में सदर एसडीपीओ थे। उसी दरमियान इनके ऊपर बालू के अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगा। रावत के खिलाफ शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही कोर्ट से सर्च वारंट भी हासिल कर लिया गया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने डीएसपी के घर छापेमारी की। पंकज रावत की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से ही वह निलंबित होने के बाद विभागीय कार्रवाई जो है उनके खिलाफ चल रही है। और आज एक बार फिर से आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पूरे मामले को समझाएंगे, लेकिन पहले यह जानना भी जरूरी है कि निलंबित डीएसपी पंकज रावत के घर से छापेमारी में क्या कुछ मिले हैं। तो आपको बता दें, पंकज रावत ने पटना से लेकर हरियाणा तक में कई प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके साथ ही रियल एस्टेट से लेकर बीमा पॉलिसी में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पटना के दीघा बागीचा इलाके में जमीन के कागजात भी मिले हैं। इसके अलावा पंकज रावत के पास पटना के बोरिंग रोड में फ्लैट भी है। दानापुर की शताब्दी मॉल में 2 दुकानें हैं। इसके साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद में भी पंकज ने एक फ्लैट खरीदा हुआ है। वहीं इंश्योरेंस में बड़े इन्वेस्टमेंट और खरीदी गई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जांच टीम के हाथ लगे हैं। काली कमाई के लिए जरिए खरीदी गई सारी प्रॉपर्टी और दूसरे इन्वेस्टमेंट डीएसपी, उनकी पत्नी व परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर है। और आज ईओयू ने 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। और अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि इस मामले की परत कहां से जुड़ी हुई है। परत दर परत समझते हैं इसे। दरअसल बिहार में बालू खनन शर्तों के साथ किया जाता है। नदियों से बालू निकालने की अनुमति तभी है जब पर्यावरण मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र हो। लिहाजा अवैध तरीके से बालू का खनन किया जाता है। अधिकारियों से सांठ गांठ कर बालू माफिया बालू का कारोबार करते हैं। करप्शन को लेकर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति है।
बालू कांड में अब तक करीब 40 अफसरों पर एक्शन हो चुका है। 2 दिन पहले भी ईओयू ने डीएसपी तनवीर अहमद के 2 ठिकानों पर रेड डाली थी। बालू माफिया से सांठ-गांठ के आरोप में 4 डीएसपी निलंबित हो चुके हैं और बालू माफिया में 2 जिलों के एसपी पर भी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, भोजपुर, औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी तक को निलंबित कर दिया गया है। मतलब साफ है कि जो पीले सोने के काले कारोबार पर करेगा उस पर सरकार सख्त है। बालू संकट को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कई और कदम उठाए जा रहे हैं और अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुराने कानून को बदलकर नया और सख्त कानून भी ला दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सियासत में जमीन पर पकड़ जरूरी है, यह बात आरजेडी बखूबी जानती है, क्योंकि कम अंतर से सत्ता से दूर रहने वाले आरजेडी हर छोटे मुद्दे को बड़ा कर रही है। उसी का नतीजा है कि आरजेडी ने इस बार जमीन का जिन्न निकाला है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को भी समझेंगे। आपका यह कहना कि जमीन आसमान से नहीं आएगी, मैं फिर कहता हूं वह नालंदा से भी नहीं आएगी, कैमूर से भी नहीं आएगी। वोट के लिए राजनीति तो अक्सर होती है। आजकल बिहार में जमीन के लिए सियासी जंग छिड़ी हुई है। इस सियासी लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब भवन निर्माण विभाग ने आरजेडी की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें आरजेडी की तरफ से पार्टी दफ्तर के लिए 14,000 वर्ग फुट अतिरिक्त जमीन की मांग की गई थी। सरकार के जवाब से लाल आरजेडी के नेताओं ने सरकार पर ताबड़तोड़ कई आरोप लगा दिए। कितने विधायक हैं आपके, कितने सांसद हैं, कितना आपको पार्टी का स्पेस चाहिए? सब विधायकों का आवाज तोड़ दिया, उससे ज्यादा हुआ तो आप सड़क को दखल कर लिए। आरजेडी के वार पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार हुआ। आरजेडी के पत्र के जवाब में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी पत्र लिखा है। पत्र के जरिए नीरज कुमार ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से तीखे सवाल पूछे हैं। राजनीतिक दल के कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया हमारी सरकार ने शुरू किया, लेकिन आपको जब मौका मिला तो संपत्ति सृजन कर रहे थे। तो आपके दल के विधायक अगर 2010 में कम तर हो गए तो क्या आपने भूमि आवंटन में कटौती की बात कही? आरजेडी की तरफ से छेड़ी गई जमीन की जंग में जेडीयू को बीजेपी का भरपूर साथ मिल रहा है। बीजेपी नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार ने जगदानंद सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके ऊपर उम्र का असर दिखने लगा है। जिस तरह से वो आजकल बोल रहे हैं, हमको लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उम्र का असर उनके ऊपर काफ़ी तेज़ी से असर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक ज़मीन का बात है, जिस दिन वो सरकार में थे उस दिन उनको ज़मीन ले लेना चाहिए। 2 प्लॉट के बदले 4 प्लॉट ले लेते, 6 प्लॉट ले लेते, कोई मना करने वाला नहीं था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरकार का पक्ष साफ कर दिया है, लेकिन आरजेडी नेताओं के तेवर ये बता रहे हैं कि वे इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी जब तक कोई दूसरा बड़ा सियासी मुद्दा सामने नहीं आ जाता, तब तक बिहार में जमीन के लिए ये सियासी जंग चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और चलिए पार्टी दफ्तर को लेकर छिड़े सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जमीन को लेकर आरजेडी इस वक्त बेवजह झंझट पैदा कर रहा है। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और महागठबंधन की सरकार में आरजेडी शामिल थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के साथ साथ भवन निर्माण मंत्री भी थे। उस वक्त आरजेडी ने जमीन से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाया। अब आरजेडी बेवजह के जमीन के मुद्दे को तूल दे रही है। सीटों के हिसाब से जमीन का आवंटन नहीं होता है, जमीन की उपलब्धता के हिसाब से जमीन आवंटित होती है और जमीन का आवंटन नीतियों के तहत होता है और उन्हीं नीतियों के तहत इस जमीन का आवंटन हुआ है। यानी कि पार्टी दफ्तर के लिए जो जमीन आवंटित हुई है वो उन्हीं नीतियों की वजह से ही मिली है। बात अब झारखंड की करते हैं, जहां झारखंड विधानसभा के नए भवन में नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी आदेश को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सत्ता पक्ष इसे पुरानी परंपरा बता रहा है। ऐसे में सवाल यही कि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर धर्म की एंट्री क्यों हो रही है।
झारखंड विधानसभा में अल्पसंख्यकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया है। दरअसल झारखंड विधानसभा की नई बिल्डिंग में नमाज पढ़ने के लिए कमरा नंबर 348 को आवंटित किया गया है। असेंबली सचिवालय की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के साथ ही विधानसभा में अलग से नमाज अदा करने का कमरा अलॉट हो गया। स्पीकर के आदेश से ये व्यवस्था लागू भी हो गई, जिस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। विरोधी पार्टी बीजेपी बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखने की बात कह रही है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार आपने एक कमरे का अलॉटमेंट नमाज पढ़ने के लिए दिया है, उसी प्रकार से कम 5 कमरे का, क्योंकि संख्या बल में हम बहुत ज्यादा हैं, कम से कम 5 कमरे का अलॉटमेंट या एक बड़े हॉल का अलॉटमेंट हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दें। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को बहुसंख्यक समाज के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। बीजेपी की मांग के पीछे तर्क ये है कि मुस्लिम धर्मावलंबियों के अलावे दूसरे धर्म के लोग भी विधानसभा में अपने अपने मत के मुताबिक पूजा प्रार्थना कर सकें। हालांकि सरकार की ओर से बीजेपी को जवाब ये दिया जा रहा है कि असेंबली में अलग से नमाज अदा करने के लिए कमरे की व्यवस्था अविभाजित बिहार से ही चली आ रही है, और यदि किसी को भगवान की पूजा करनी है तो इसके लिए भी अलग से कमरे की व्यवस्था कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि जहाँ तक बात है नमाज अदा करने की, शुक्रवार को जो भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग, वो नमाज अदा करते हैं। अगर वैसी व्यवस्था आपको चाहिए तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको एक अलग कमरा आवंटित कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में भी रहा है और अभी आप अगर देखें तो बिहार में भी यह व्यवस्था कायम है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान और धर्म मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपनी नीच मानसिकता का परिचय देते हुए इस देश में और इस राज्य में राजनीति कर रही है। करीब 20 साल तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे पूर्व झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था बिहार असेंबली में सालों से चली आ रही, इसलिए वहाँ पर भी कमरा अलॉट कर दिया गया था बिहार विधानसभा में कि ठीक है, आपको आने जाने का समय बच जाए और आप लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं और उसके बाद आके विधानसभा की कार्रवाई में भाग लीजिए। तो झारखंड विधानसभा में आस्था से जुड़ा नमाज का मुद्दा अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि धर्म मत मानने न मानने का मामला अलग है, लेकिन सियासत में धर्म की एंट्री जायज भी नहीं कही जा सकती। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो माननीयों को समझने की जरूरत है। मसलन झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा क्यों अलॉट किया गया? धर्म के आधार पर सदन में कमरे की सियासत क्यों की जा रही? आखिर असेंबली के बहाने झारखंड में धर्म की राजनीति क्यों हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय के साथ रांची से निरंजन और अविनाश की रिपोर्ट। और चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह मुद्दा तूल क्यों पकड़ रहा है, इस पर सियासत किस तरह से हो रही है और बीजेपी ने क्या कुछ मांग कर दिया है। दरअसल भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी भी धर्म पर आधारित न होना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत में सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखने की संकल्पना है। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए 2 सितंबर को विधानसभा की तरफ से एक विशेष कमरा आवंटित किया गया था। कमरा नंबर 348 नमाज के लिए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर दिया गया था। सियासत के लिए खास धर्म को तवज्जो देना कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को सभी धर्मों को एक नजर से देखना चाहिए। हेमंत सरकार के फैसले से बीजेपी नाराज है, बेहद नाराज है। रघुवर दास ने नमाज कक्ष वापस लेने की मांग की है। न्यूज़ 18 पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने साफ कहा है कि अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो वो अनशन करेंगे, यानी कि मामला अभी यहीं खत्म नहीं होता है और यह कमरा वापस लेना पड़ेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में बिहार के लाल शरद कुमार ने कमाल कर दिया। शरद
32 कैटेगरी की ऊंची कूद की स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। खेलने के से पहले शरद के साथ कौन सा वाकया हुआ था, बिहार में खेल के प्रोत्साहन के लिए शरद क्या चाहते हैं, ये सब कुछ न्यूज 18 ने संवाददाता अमितेश से खास बातचीत में साझा किया। ओलंपिक में T63 हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बिहार के लाल शरद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शरद जी, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? इनिशियली जब अगर मैं जो तैयारी में था, मैं एक्चुअली ब्रॉन्ज मेडल के लिए तो नहीं आ रहा था। मैं तो यही सोच रहा था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है और अच्छा परफॉर्मेंस देना है। लेकिन जो मेरे साथ हादसा हुआ एक रात पहले, तो शायद उससे मुझे जो ब्रॉन्ज मिला है वो भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मैं एक रात पहले इंजर्ड हो गया था, मेरे मेनिस्कस में डिसलोकेशन हो गया है। और ऑल्सो दूसरा कि मेरे जो फ्लोर था जो था कोविड पॉजिटिव करके एक र्यूमर फैलाया गया था, हमें रात भर जगाए रखा गया कि जो हमारे फ्लोर में एक एथलीट है वो पॉजिटिव निकले हैं और इसके चक्कर में शायद हमें कल पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो विदाउट स्लीपिंग पूरा रात और फिर उसके बाद इंजरी के साथ रोते हुए मैं बस अपने मॉम डैड से, मम्मी पापा और भाई बहन से बात कर रहा था वीडियो कॉल में, और मैंने बोला कि शायद मैं बहुत अनलकी हूँ, नहीं हो पाएगा, ये थर्ड पैरालंपिक्स भी मेरा वेस्ट हो गया है। मेरा सारे 5 साल का मेहनत जो मैं यूक्रेन में कर रहा था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप स्कीम में, वो सारे वेस्ट हो गया। लेकिन लकीली पता नहीं क्यों मैं हमेशा अपने साथ एक भगवद गीता रखा हूँ, क्योंकि जो मेरी दोस्त ने दिया था गिफ्ट में उसको अपने साथ रखते हुए था। तो मेरे माँ बाप ने बोला कि अगर है तो एक काम करो, तुम वो पढ़ लो। एक्चुअली वो बेसिकली चाह रहे थे कि मैं हनुमान चालीसा पढूं, लेकिन मेरे पास यही था, तो मैं भगवद गीता पढ़ा और फिर उससे काफ़ी अच्छी सीख मिली है। जो इंस्पायर्ड किया जा रहा है खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से, जो तमाम चीज़ें की जा रही हैं, इंस्पायर्ड किया जा रहा है तमाम खिलाड़ियों को, उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर जो है ये लीड कर रहे हैं। पहली बार पैरालंपिक्स में या फिर ऐसा सिचुएशन हुआ है ना कि प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर्स वाले लोगों को मदद करने नहीं आए हैं, कि गवर्नमेंट मदद करने आया है सबसे आगे। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और यूजुअली हम पैरा एथलीट्स है देखते हैं कि आज भी हमारा 99% ऑफ फंडिंग जो होता है ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से आता है, ना कि हमें कोई स्पॉन्सरशिप से आ रहा है, या आज तक कोई एडवर्टीजमेंट्स ऐसे नहीं पैरा एथलीट्स को मिलते हैं। और ये ही बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ कोई नहीं, गवर्नमेंट ही है। आपको मौका मिलेगा तो बिहार सरकार के सामने क्या अपनी बात रखेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और आपके जैसे और सारे लोग भी इस तरह से आगे आएँ। उसके लिए आप क्या अपेक्षा रखते हैं और सरकार को क्या सुझाव देंगे बिहार को? आई एम श्योर कि सरकार ने हमारे मेडल्स के बारे में सुना होगा और उनको पक्का यकीन है कि अगर हमें वो रिकग्निशन देते हैं, हमारे फेलिसिटेशन अच्छे से करते हैं, तो आने वाले यूथ को मोटिवेशन मिलेगा, वो लोग आगे आएंगे। आज हरियाणा चार्ट को क्यों लीड करता है ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में इंडिया में? क्योंकि इन्होंने एथलीट को जो लाइफ है ना उसको बहुत अच्छा सिक्योरिटी दे दिया है कि आप अचीव कीजिए, आपको एशियन गेम्स में भी या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी आपको उस पर भी अच्छे राशि देंगे या जॉब्स देंगे। और ये एक कारण है जो आगे हरियाणा आ गई। और इसे देखते हुए हमें सबको सीखना चाहिए, बाकी राज्य को भी सीखना चाहिए। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आगे आए, मुझे ट्विटर पे बहुत बहुत बधाई दिए हैं। अब मतलब उनकी नज़रों में ये बात बिल्कुल है, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शरद कुमार। कैमरामैन विपिन राय के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। पटना वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार ने एक और पहल की। पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की आज नींव रखी गई। सीएम नीतीश कुमार ने पटना का पहला और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों रखी गई शिलान्यास की ये ईंट पटना के अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है। और यहाँ तो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण करनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने पटना का पहला और बिहार के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से पीएमसीएच होकर साइंस कॉलेज तक इस डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। पटना का पहला, इसमें 2 अलग अलग स्तर पर वन वे ट्रैफिक आवागमन की व्यवस्था की गई है।
कारगिल चौक से साइंस कॉलेज भाया पीएमसीएच को दूसरे तल से, जबकि साइंस कॉलेज से कारगिल चौक प्रथम तल से पहुंचने का प्रावधान किया गया है। फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर मैंने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो भी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहां से वहां जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है, 3 साल के भीतर इस डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर 422 करोड़ की लागत आएगी। डबल डेकर फ्लाईओवर के बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर में 3 जंक्शन भी बनाए जाएंगे। कारगिल चौक, कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़ के पास जंक्शन बनाए जाएंगे। पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर, और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। अशोक राजपथ पर जाम की समस्या वर्षों पुरानी है। जाम की वजह से छात्रों को तो परेशानी होती ही है, पीएमसीएच जाने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। डबल डेकर फ्लाईओवर के बन जाने के बाद इस समस्या से लोगों को मुक्ति मिलने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।